हम सभी ने कल सातों विभक्तियां पढ़ ली थी। सातों विभक्तियां पढ़ने के साथ ही साथ हमने सातों के चिन्ह अर्थात किस विभक्ति का प्रयोग किस समय कैसे होता है यह भी देख लिया था। इतने में किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लें, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी शंका हो? आगे चलते हैं। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कुछ शब्दों की तृतीया विभक्ति के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना को णा हो जाता है। ऐसे शब्दों में ना के पूर्व में र, श और री में से कोई अक्षर अवश्य होना चाहिए और रेफादिक से ना के बीच में श, चवर, ल, टवर, फिर उसके बाद पवर्ग लिखा हुआ है। ये पवर्ग नहीं है, ये तवर्ग है। वहाँ पर आपके में पवर्ग ऐसा लिखा हुआ है, ये पवर्ग नहीं, ये मिसप्रिंट है, इसको तवर्ग करके लिखिए। ठीक है, ये सही है, ये गलत है, वहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। तो और रेफादिक से ना के बीच श, चवर्ग, ल, टवर्ग, तवर्ग और सकार नहीं होना चाहिए। जैसे रामेण, शिष्येण, वृषेण, शत्रुणा, वैरिणा, रामाणाम, शिष्याणाम, मातृणाम, विप्राणाम, वृषाणाम आदि। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी यह नियम प्रवृत्त होता है, जैसे गृहाणि, वारिणी इत्यादि। क्या कह रहा है यह नियम, जरा अपन देखते हैं। ये नियम 3 चीजें कह रहा है। उसके पहले हम अर्थ देखते हैं। ये जो हमने चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग इधर देखा, ये क्या कहलाते हैं। तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला में क, ख, ग, घ आदि व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग यहाँ पर हैं। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं? तो इन सभी में कवर्ग में का से प्रारंभ होके क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार ये 25 वर्ण व्यंजन के यहाँ होते हैं।
फिर उसके बाद आपके अंतस्थ होते हैं 4, य, र, ल, व, और फिर होते हैं आपके ऊष्माण, यहाँ तो श, श, स, हा। इस प्रकार आपके ये कितने 25 और 4 4 8 33, ये 33 व्यंजन आपके हो गए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊष्माण। कवर्ग में 5 वर्ण, चवर्ग में 5 वर्ण, टवर्ग में 5 वर्ण, तवर्ग में 5 वर्ण और पवर्ग में 5 वर्ण, अंतस्थ में 4 और ऊष्माण में 4। इस प्रकार ये आपके व्यंजन हुए। ठीक है, जो 12 कड़ी के व्यंजन होते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, इसको आप सभी लिख लीजिए। अब यदि कहीं पे कहा जाता है चवर्ग अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब 5 वर्णों की बात हो रही है, च, छ, ज, झ, यहाँ। कहीं पवर्ग कहा जा रहा है तो प, फ, ब, भ, म। कहीं अंतस्थ कहा जा रहा है तो य, र, ल, व की बात हो रही है। कहीं ऊष्माण कहा जा रहा है तो श, श, स, ह की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, 5 वर्ण लिखने की अपेक्षा इनके जो ग्रुप हैं उन समूहों के नाम कह दिए जाते हैं। इसमें कोई समस्या किसी को? ये क्लियर है? आगे चलें। अब आपका जो नियम था यहाँ पे पेज नंबर 11 में, उस नियम पे अपन वापस चलते हैं। उस नियम में 3 बातें दी गई हैं। पहली, रा, श, री, इनमें से कोई एक हो, रा ऑब्लिक श ऑब्लिक री, कोई एक। ठीक है। दूसरा नियम, इनके पश्चात ना हो, ना जो वर्ण है ना हो जो अंत में नहीं हो। पहली कंडीशन, र ऑब्लिक श ऑब्लिक री, री ऋषि वाला, इनमें से कोई एक वर्ण हो किसी भी शब्द में और इसके पश्चात ना हो, है ना, जो अंत में नहीं हो। उदाहरण के लिए मैंने कहा रामेन और रामान। ठीक है, रामेन और रामान, ये 2 चीजें कहीं। तो रामेन और रामान, इसमें अगर हम पहली कंडीशन देखें तो पहली कंडीशन क्या थी, रा श री, इनमें से कोई एक हो, तो दोनों में रा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सही हो गई, पहली कंडीशन दोनों में हो रही है, रा दोनों में होते हैं। रा श री, इनमें से कोई एक चाहिए था तो रा है दोनों में। अब इनके पश्चात ना हो,
तो रा के पश्चात, रा के बाद में, रा के जस्ट बाद में नहीं, कहीं भी रा के बाद ना है, यहाँ पे भी रा के बाद ना है, भले ही माँ, ए, आ ये सब बीच में है, लेकिन ना जो है वो रा के बाद है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ वो क्या कह रहे हैं, जो अंत में नहीं हो। तो यहाँ ना के बाद क्या है, ना के बाद यहाँ आ भी है ना, क्योंकि यहाँ रामेन लिखा हुआ, और यहाँ क्या लिखा, रामान, और ना में हलंत है। यहाँ ना के बाद कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। रामेन में ना के बाद आ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ना जो है वो आपका, जिसको अपन कहते पूरा ना था, और यहाँ पे ना में हलंत था, तो ये अंत का ना है, और यहाँ पे ये जो ना है ये अंत का नहीं है। क्लियर है ये कि रामेन और रामान इन दोनों में अंतर क्या था। तो रामेन में जो दूसरी वाली कंडीशन है वो लग जाएगी, और रामान में दूसरी वाली कंडीशन नहीं लगेगी। समझ में आया। कंडीशन हमारे पास दो थी, रा शी री हो, तो रा तो दोनों में है, रामेन में भी है और रामान में भी है। फिर दूसरी कंडीशन में कहा इनके पश्चात ना हो, तो ना तो दोनों में था, रामेन में भी ना है जो रा के बाद है, रामान में भी ना है जो रा के बाद है। जो अंत में नहीं हो, ना अंत में नहीं होना चाहिए, तो रामेन में ना के बाद क्या है, आ भी है हमारे पास, ना के बाद आ है। लेकिन रामान में ना में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा है अर्थात इसके पश्चात कुछ भी नहीं है, ये ना जो है ये अंत का है। तो रामान का जो ना है वो अंत का है, और रामेन में जो ना है वो अंत का नहीं है। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके पश्चात ना हो जो अंत में नहीं हो। तो रामेन में दूसरी कंडीशन सही रहेगी, और रामान में दूसरी कंडीशन नहीं लग पाएगी, क्योंकि ना अंत का है। कोई प्रश्न किसी को? यदि ये जो आपने दूसरे पॉइंट में लिखा है इनके पश्चात ना हो, तो उस ना में हलंत आएगा कि नहीं आएगा? ये ना आप हलंत लेके ही ले लो, ये जहां पर भी अपन व्यंजन की बात कर रहे हैं ना, ये हलंत से ही चलेंगे। जी ठीक है, ठीक है ठीक। इनके पश्चात ना हो जो कि अंत में नहीं हो। ठीक है, अब भैया जी एक आध एग्जांपल और दीजिए ना, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या पश्चात में मतलब ये जैसे जो आपने लिखा ना, पश्चात में ना हो और जो अंत में नहीं हो, तो बीच में तो में मतलब आया ना, तो उस हिसाब से एक आध उदाहरण और दीजिए ना। रामाणाम, ठीक है। तो रामा नाम ले रहे हैं हम, तो रामा नाम में क्या हो गया, रा है, पहली कंडीशन हो गई। फिर ना भी है, रा के बाद है ना, है ना, कितनी भी बाद में हो, बीच में कितने ही अक्षर आ सकते हैं, लेकिन रा के पश्चात होना चाहिए, रा के बाद होना चाहिए, जस्ट बाद में होना अनिवार्य नहीं है, रा के बाद, रा के पीछे हो, कितनी भी पीछे हो। तो रा के बाद ना तो है, ना के बाद क्या है, ना धन आ धन म, तो ना अंत में नहीं है, ना के बाद आम भी है। तो दूसरी कंडीशन में ना है जो कि अंत में नहीं है, अर्थात ना के बाद कुछ और भी होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ हो रही है। जैसे मैं कहूँ सुरान,
सुरान। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ रा तो है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, रा के बाद ना हो, तो रा के बाद ना भी है, लेकिन इस ना के बाद क्या है, ना के बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना जो है वो अंत का है, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी यहाँ। जी भैया जी। ठीक है, इसमें आती रहेगा क्या अक्षर आन? हाँ आम, जैसे रामा नाम में ना प्लस आ प्लस में आया है, जी, तो इसी तरह इसमें सुरान का र प्लस आ प्लस ना नहीं आएगा? तो आ प्लस ना है ना, लेकिन ना अंत में हो गया ना, रा प्लस आ प्लस ना, ठीक है। तो रा के बाद ना आया, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या कहा था, ना कैसा होना चाहिए, ना अंत में नहीं होना चाहिए। तो ना आपका क्या हो गया सुरान में, ना के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ना अंत का हो गया। नहीं आया? हाँ भैया अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। ना के बाद क्या लिखा है आप ये बताइए। अपन ने पढ़े थे अकारांत तकारांत, तो ये सुरान जो है इसका अंत क्या है, पहले हम लेते हैं सुर। सुर के अंत में क्या लिखा है बताइए, ये कौन सा है, अकारांत आकारांत इकारांत, कौन सा है, उकारांत। उकारांत। ऊ कहाँ है इसमें, में आ गया अकारांत है, अकारांत। आपने पिछली क्लास, पिछली क्लास अटेंड की थी, सेकंड नंबर वाली। हाँ जी क्लास सारी अटेंड की है। हाँ, तो उसमें अपन ने पढ़ा था अंत का कैसे निकालते हैं, अकारांत उकारांत इकारांत कैसे निकालते हैं, नहीं है याद? कोई और बताएगा? अच्छा अकारांत में आ होगा क्लास में, भैया ठीक है। हैं? अंत में आ होगा, हाँ है ना, अकारांत अंत में आ आए तो वो अकारांत है, अंत में आ है तो अकारांत होगा। हाँ, और सुरा क्या होगा, सुरा अकारांत, सु र के अंत में आ के साथ आ, ये आकारांत हुआ, जी ठीक है। ठीक है, ध्यान आ गया वो याद। हाँ, और सुरान क्या हुआ, सुरान में उकारांत है, सुरान का नहीं पता भैया, आप ही ना, ना अंत में है यहाँ ना, हाँ, नकारांत होगा। तो सुरान में अंत में हमारे पास ना है, तो ये हो गया नकारांत। अच्छा नकारांत है ना, तो ये ही हमें नहीं चाहिए था कि ना अंत में नहीं हो। तो सुरान में क्या हो गया, ना अंत में है, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही, ना तो हो लेकिन अंत में नहीं हो, अर्थात वह शब्द जो है वह नकारांत ना हो। ठीक है, क्लियर है? जी अभी तो लग रहा है। आप एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है, ये दो कंडीशन हो गई, अब इसके बाद एक कंडीशन और है, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है, रा ऑब्लिक शा ऑब्लिक री, इनमें से जो भी आया है, एवं जो ना आया है आपका, ना के मध्य, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रेफादिक किसको बोला है? रेफ का अर्थ होता है रा, तो जो लिखा हुआ है आपका रेफ आदिक, इसका अर्थ है रा
श री। ठीक है, तो रेफा दिक से ना के मध्य, तीसरी कंडीशन क्या है? रेफा दिक से ना के मध्य, ये तीसरी कंडीशन चल रही है। क्या क्या नहीं हो? श चवर्ग, ल टवर्ग, और क्या कह रहे हैं? तवर्ग और सा, ये सब चीजें नहीं हो। चवर्ग का अर्थ क्या हो गया? च छ ज झ या, ये सभी हलंत के साथ हैं। वर्ग में जितने भी दिए हुए हैं ये सभी बिना स्वर के हैं। टवर्ग का अर्थ हो गया ट ठ ड ढ ण, और तवर्ग का अर्थ हो गया त थ द ध न। ठीक है, तो चवर्ग टवर्ग तवर्ग श ल स, ये सब इन दोनों के मध्य में ना हो। किसके किसके? रेफादिक अर्थात र श री जो भी आया है उसके और ना के बीच में, ये 5 या 15 16 17 18, ये 18 अक्षर में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी है इनमें से तो हमारी तीसरी कंडीशन पूर्ण नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया? आगे चलें। रावण, अपन ये देखते पहले रामायण। रामायण, ठीक है। रामायण, पहली कंडीशन रा श री, इनमें से कोई भी एक हो तो हमारे पास रा है, तो पहली कंडीशन सही हो गई, रा है हमारे पास। दूसरी कंडीशन ना हो जो अंत का नहीं हो, ठीक है ना। तो ना तो है, और ना के बाद क्या है हमारे पास? आ है ना। ना के बाद हमारे पास आ है, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है रा और ना के बीच में, रेफादिक और ना के बीच में क्या क्या है, क्या क्या नहीं हो। तो ये कंडीशन हमारी थी, इनके बीच में श चवर्ग ल टवर्ग स तवर्ग, ये नहीं होने चाहिए। तो हमारे इनके बीच में क्या है? माँ और या आ रहा है, माँ और या आ रहा है। तो आप देख लो, ये 18 जो अक्षर दिए हैं इनमें माँ या है, तो माँ और या इनमें नहीं है, तो ये बीच में नहीं होने चाहिए थे 18 अक्षर। तो ये कंडीशन भी हमारी सही हो गई। यदि ये तीनों कंडीशन सही हैं
तो ना के स्थान पे णा हो जाता है, तो आपका ये रामायण ऐसा बन जाता है। पर इसमें यह तो आ रहा है ना, तो या आने से कोई तकलीफ नहीं है ना, ये 18 अक्षर नहीं आने चाहिए। पर इसमें तो आ रहा है, रामायण में यह तो आ रहा है ना, या आ रहा है ना, माँ और या दोनों आ रहे हैं। तो नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, नहीं आने चाहिए लिखा है ना, ये 18 नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए, पर इसमें आ रहा है, तो फिर ण कैसे हो रहा है वो नहीं समझ। कहाँ आ रहा है या? इनमें 18 में या कहाँ है? लास्ट वाला था वर्ग में। हाँ अच्छा था, नहीं ठीक है, ठीक है ना, sorry। वो था लिखा है। ठीक है, ठीक है। है? अब यदि हम देखें रथेन, ठीक है, दूसरा उदाहरण लिया रथेन, पहली कंडीशन रा री कुछ आए तो ये सही है। दूसरी कंडीशन ना आए और ना अंत का ना हो, तो रथेन में ना के बाद क्या है? आ है। दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन रा और ना के बीच में क्या है आपके पास? था है। अब आप देखेंगे था क्या इन 18 में आ रहा है, तो ये तवर्ग में आपके पास था आया है, तो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एज इट इज रहेगा, रथेन ही लिखा जाएगा, इसका ना का णा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम यदि एक और शब्द लें, वृषेन, वृषेन, वृषेन लिया तो यहां पर क्या हो गया? पहली कंडीशन री रा यशा, इन तीनों में से कोई एक आए, तो यहां देखो, यहां आपके पास क्या आया है? यहां आपके पास री भी है और शा भी है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या लिखाएगा? वा में री ऋषि का, व्री का मतलब क्या होता है? वा में ये ऋषि की मात्रा है, फिर शा में ए की मात्रा, धन्ना ना में आ। ठीक है, ये समझ में आया? वृषेन को इस तरह से लिखा, वृषेन। इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। तीनों कंडीशन तो अप्लाई हुई हैं, लेकिन पहली कंडीशन क्या थी? री रा शा, इनमें से कोई एक लेना है, तो आप री लोगी कि शा लोगी? री लेंगे ना इसमें। नहीं, इसमें एक चीज याद रखेंगे कि लास्ट वाला लेंगे, जो बाद में हो उसको लेंगे। अच्छा, है ना? तो हम इसमें क्या लेंगे? शा लेंगे। ठीक, अब वो क्यों लेंगे वो भी दिखाता हूँ। तो इसमें हमने शा लिया, तो शा पहली कंडीशन हो गई हमारी, फिर ना मिल गया हमें, दूसरी कंडीशन हो गई, इन दोनों के बीच में क्या है? ए। तो तीसरी कंडीशन भी सही हो गई कि 18 अक्षरों में से कुछ भी नहीं है। तीनों कंडीशनें सही हैं, तो ये हो जाएगा वृषेण। ठीक है, अब अगर आप री ले लेते हैं, अगर हमने री ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। पहली कंडीशन सही हो गई, दूसरी ना सही हो गई, तीसरी कंडीशन में इन दोनों के मध्य में क्या है? इन दोनों के मध्य में श और ए है,
तो शा और ए ये दोनों 18 में नहीं आते, तो तीसरी कंडीशन भी सही हो गई, तो भी वृषेण बनेगा। लेकिन बस क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अक्षर देखने पड़ेंगे, उसमें आपको कम अक्षर देखने पड़ते। तो जो सबसे आखिरी में हो उसको देखिए आप, ठीक है। वृषेण। एक और उदाहरण देखें कि समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलें क्या? जैसे रावण, रावण था तो रा है, ना है, ना के बाद आ है, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, वाह है, वाह उन 18 में नहीं आ रहा है ना, तो ये तीसरी कंडीशन भी सही हो गई। तो ये नाम जो हो जाएगा वो रावण हो जाएगा, रावण नहीं रहेगा। ठीक है। आगे चलें। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको कि ना अंत में तो ना हो, अच्छा वो तो बता। भैया जी, हम्म। वाणी और वाणी जो होता है उसमें भी ऐसे ही लगता है क्या? लेकिन उसमें पीछे मात्रा रहती है जैसे वाणी। यही बोल रहे हैं आप? ड़ा हो जाता है ना की जगह, वो ऐसे ही रहता है। पहली कंडीशन क्या है, राहु, शाहु अथवा री हो। तो ना तो हमारे यहाँ पे रा है, ना शाह है, ना री है, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। वो वाणी शब्द है, ठीक है। अच्छा, मतलब वो वर्ड ही वाणी ही है जी हाँ, अपन बोलचाल में वाणी बोल देते हैं। आजकल तो कई जगह जिनवानी में भी लिखा रहता है, जिनवानी। भैया जी, ये जो भी नियम है ये अकारांत पुल्लिंग के लिए है? नहीं, ये सभी शब्दों के लिए, सभी शब्दों के लिए, कोई भी शब्द हो, उन सभी शब्दों के लिए। ये एक बात नहीं समझ में आई, ये शैल लेस है, ये चैवर टैवर टैवर क्यों आएंगे इनमें? हाँ? तो वर्ग कै भी नहीं है, लै भी नहीं है, सै भी नहीं है। क्या आपने अभी बताया था ना, शै चैवर्ग, ल टैवर्ग। नहीं नहीं नहीं, शाह कॉमा, कॉमा लगा है। हाँ, कॉमा तो लगा है। हाँ, तो शै कॉमा के बाद चैवर्ग, तो उसमें शै तो कहीं है ही नहीं। च च ज जन है अहिया, च च ज अहिया। अरे ऐसे ल शाह हो या चवर्ग हो, ला हो, ये सब कॉमा लगा के लिखे हुए हैं। शाह हो, चवर्ग हो, ला हो, टवर्ग हो, सा हो, तवर्ग हो, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये तीनों हो या फिर ये हो, पूरे 18 ये अलग अलग है। इन 18 में से कोई भी हो, एक 5 ये और 3 ये 18 ये हो गए।
ये शब्द वो देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने आजू बाजू लिखा है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी। है ना? अपन ऐसा भी लिख सकते थे, चवर्ग टवर्ग तवर्ग शाला सा। हाँ वो ठीक था। ठीक है, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, क्लियर है ये नियम? आगे चलें। अब मैं आपको गृह कार्य में कुछ शब्द दूंगा, उन शब्दों में आपको देखना होगा कि ना रहेगा कि ना के स्थान पे ना होगा। ठीक है, वो आपको देखना होगा। अब कारकों के लक्षण आते हैं। हम सही चल रहे हैं ना? आपकी सातों विभक्तियां हो गई थी ना? हो गई भैया जी। हो गई ना? हाँ, एक्चुअली 2-3 क्लास रहती तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। हो गई। कारकों के लक्षण पेज नंबर 11 में। कारक हमने पढ़े थे 7 कारक। उन कारकों के लक्षण, पहला कर्ता। पढ़िए, पुस्तक में लिखा हुआ है, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रमेशः पठति, रमेश पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है। इस क्रिया का करने वाला रमेश कर्ता हुआ, इसलिए रमेश शब्द से प्रथमा विभक्ति रमेशः हुई। हमने कारक पढ़े थे। कारक में पहला कारक था कर्ता। पहला कारक कर्ता है। कर्ता कौन है? हमने कारक की परिभाषा में पढ़ा था कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को क्रिया से संबंधित करता है, क्रिया के साथ जिनका संबंध बताता है, उनको कारक कहते हैं। तो कर्ता पहला कारक है। ये क्रिया से कैसे संबंधित है? तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करेगा उसको कर्ता कहेंगे। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब एक चीज आप इसमें हिंट के रूप में लिख सकते हैं, पुस्तक में नहीं दिया है। कौन किसने? इन प्रश्नों का उत्तर जो है वह कर्ता होता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें कर्ता कौन है। जैसे राम वन जाते हैं। राम वन जाते हैं। तो सबसे पहले कभी भी, हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी भी हमें किसी भी वाक्य का किसी भी भाषा में अगर अनुवाद करना है तो सबसे पहले हमको ढूंढनी होगी क्रिया। सबसे पहले हमको क्रिया ढूंढनी होगी, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे प्राकृत की हो, चाहे संस्कृत की हो। तो राम वन जाते हैं, इसमें हमारी क्रिया क्या हुई? तो इसमें क्रिया हो गई जाते हैं। जाना जो है यह क्रिया हो गई। अब आपने क्रिया ढूंढ ली। अब क्रिया के बाद पहला काम आपका हो गया। अब आप प्रश्न कीजिए, कौन जाते हैं? कौन जाते हैं? तो उत्तर आएगा राम जाते हैं। तो राम हो गए आपके कर्ता, क्योंकि जाने की जो क्रिया है वह कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। ठीक है, राम वन जाते हैं तो राम कर्ता हो गए। क्यों? क्योंकि कौन जाते हैं? राम जाते हैं।
कृष्ण ने। भैया जी इसमें वन का क्या कहेंगे, मतलब वन को संज्ञा में ही बस लेंगे क्या? अभी अपन केवल कर्ता ढूंढ रहे हैं, अपन को सातों ढूंढने हैं अभी, है ना। पहले अपन कर्ता में परफेक्शन लाएंगे, उसके बाद अपन फिर आगे की चीजें भी देखेंगे। कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया। कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया। अब इसमें क्रिया क्या है? चुराया, है ना, ये हो गई क्रिया। अब हम प्रश्न पूछेंगे किसने चुराया? तो कृष्ण ने चुराया, तो कृष्ण हो गए कर्ता, इसमें लगेगी प्रथमा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास कोई भी वाक्य हो, कितना ही बड़ा वाक्य हो, आप उसमें क्रिया को ढूंढिए। क्रिया आपको सबसे पहले मिलेगी, क्रिया के बाद आप उस क्रिया में प्रश्न कीजिए वह कार्य किसने किया या कौन वह कार्य कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसके उत्तर में कर्ता। ठीक है, तो ये आप अपना पहला कारक ढूंढ लेंगे, कर्ता। ये समझ में आया? एक उदाहरण और देख लेते हैं। गुरु ज्ञान का सागर हैं। अब देखो यहाँ गुरु एक हैं, लेकिन अपन क्या लिख रहे हैं? यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्यों? आदर के लिए, है ना। गुरु ज्ञान का सागर है, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, तो है भले ही एक, लेकिन हम लिखते समय बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? क्रिया हो गई, अपन ने पहले भी पढ़ी थी ये चीज, क्रिया हो गई हैं। हैं जो है वह क्रिया है। ठीक है, कौन है? गुरु हैं, तो गुरु हो गए कर्ता। एक और ले लेते हैं। राम दशरथ के पुत्र हैं। क्रिया हो गई हैं। कौन है? राम है, तो राम हो गए कर्ता। ठीक है, इस प्रकार आप कर्ता की खोज कर सकते हैं, और जो भी कर्ता रहेगा आपके वाक्य में, उस कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। ठीक है, आगे चलें। भैया जी, हाँ, इसमें राम दशरथ के पुत्र थे ऐसा होता तो थे भी अपन क्रिया में लेते, या होंगे, जैसे श्रेणिक भावी तीर्थंकर होंगे, तो होंगे क्रिया है, क्योंकि वो क्या है? आपका अस्तित्व बता रही है। थे भी अस्तित्व बता रहे कि उनका अस्तित्व था, होंगे भी भविष्य काल में अस्तित्व होगा, और हैं वर्तमान में अस्तित्व है। ठीक है, ठीक है। भैया जी जैसे बच्चे आता है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? बच्चे। बच्चे हो गए कर्ता, बहुवचन में हो जाएंगे, बालाह। बच्चे बहुत सारे हो गए ना, तो बहुवचन हो गया। अच्छा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया। हाँ, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया। ठीक है ना।
अब हम आते हैं कर्म पे। कर्ता में और कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लें, अभी अपन ने कर्म चालू नहीं किया है। ठीक है, कर्म की परिभाषा पेज नंबर 11 में देखेंगे। जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रमेश चित्रम पश्यति, रमेश चित्र को देखता है। इस वाक्य में देखना क्रिया का असर चित्र पर पड़ा, इसलिए चित्र कर्म कारक हुआ और उससे द्वितीया विभक्ति चित्रम हुई। ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा इसको सरल करके बताते हैं। कर्म क्या कहलाएगा? कर्म कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, द्वितीया विभक्ति लगेगी। कर्म कारक उसको कहेंगे जिसके ऊपर कार्य हो रहा है। कार्य किसके ऊपर हो रहा है? तो आप देखिए, आप जैसे अभी अपन ने प्रश्न किया था कौन या किसने, अब यहां आप प्रश्न कीजिए क्या। प्रश्न क्या किया? क्या या फिर किसको। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका कर्म। जैसे कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया, ये वाला उदाहरण अपन वापस देखते हैं। कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया, क्रिया थी चुराया। अपन ने पूछा किसने चुराया? कृष्ण ने चुराया। किसको चुराया या क्या चुराया? अपना प्रश्न क्या था? क्या या किसको? तो कृष्ण ने चुराया। क्या चुराया? माखन चुराया। तो माखन क्या हो गया? कर्म। समझ में आया? चुराया क्रिया थी, हमने पूछा किसने चुराया? कृष्ण ने चुराया, तो किसने का उत्तर था कर्ता। फिर हमने पूछा क्या चुराया? आपने कहा माखन चुराया, तो क्या का जो उत्तर आएगा वो होगा आपका कर्म। तो कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया, इसमें माखन जो है वह कर्म हो गया, क्योंकि चुराने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? माखन के ऊपर हो रही है। तो क्या चुराया या किसको, दो में से कुछ भी आ सकता है। कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं आप। क्या चुराया, किसको चुराया, है ना? तो भैया जी माखन का तो कोई वचन नहीं है, तो इसमें माखन क्यों? में माखन एक वचन है ना। अच्छा हाँ, एक ओके कर्ता में आएगा। ठीक हाँ, अब एक और उदाहरण लें, 2-3 उदाहरण ले लेते हैं, समय भी अपना हो रहा है। सैनिक ने शत्रु को हराया। सैनिक ने शत्रु को हराया, तो सैनिक ने शत्रु को हराया, क्रिया हुई यहाँ पर हराना। हराया ये हो गई क्रिया। पहला प्रश्न किसने हराया? सैनिक ने हराया, तो ये हो गया कर्ता। दूसरा प्रश्न क्या हराया या किसको हराया? तो शत्रु को हराया, तो शत्रु हो गया आपका कर्म। ठीक है, राम पुस्तक
पढ़ता है। अब देखो, पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कल परसों 2 दिन से अपन ये पढ़ रहे थे कि ने जहाँ आएगा वहाँ हमारी प्रथमा होगी, जहाँ को आएगा वहाँ द्वितीया होगी, जहाँ से आएगा के द्वारा आएगा वहाँ तृतीया होगी, के लिए आएगा चतुर्थी होगी। अब यहाँ ना ने लिखा है, ना को लिखा है, ना के लिए लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। क्या करेंगे यहाँ, तो हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया है पढ़ता है, तो ये हो गई क्रिया। अब पहला प्रश्न क्या है, कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम हो गए कर्ता। क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया कर्म। समझ में आया। राम पुस्तक पढ़ता है। माता रोटी बनाती है या भोजन बनाती है। ठीक है ना। क्रिया क्या हो गई, बनाना। कौन बनाता है, माता बनाती है, तो माता हो गई कर्ता। क्या बनाती है, रोटी बनाती है, तो रोटी हो गई कर्म। ठीक है, क्लियर है ये सब। कर्म हमें कैसे निकालना है और कर्ता कैसे निकालना है। तो कर्ता के लिए कौन और किसने, और कर्म के लिए क्या और किसको। ये 2 प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म शब्द पता चल जाएगा और उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। और प्रथमा हमें पता चलेगी कौन और किसने से, तो जो उसका उत्तर आएगा वह कर्ता कहलाएगा और उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कर्ता किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं। इसमें कोई आज जो अपन ने पढ़ा, पहले तो नियम पढ़ा ना से णा करने का, और दूसरा हमने पढ़ा कर्ता और कर्म का। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपने पास 3 मिनट का समय है। भैया जी, मैं फिर से कृष्ण ने माखन को घड़े से चुराया वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। तो क्रिया हुई चुराया, किसने चुराया, कृष्ण ने, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। और किसको चुराया, तो माखन को चुराया, तो माखन को चुराया इसलिए वो द्वितीय विभक्ति गई ना। बिल्कुल। और घड़े का उसमें भी क्या संबंध आएगा, अभी आगे और कारक आएंगे ना, अपन एक एक करके। अच्छा, पहले अपन ने तो कर्ता पकड़ा, अब कर्म पकड़ा, अभी अपने पास 5 कारक और हैं, 7 हैं। अच्छा, है ना। थैंक यू। वैसे इसमें पंचमी लगेगी क्योंकि घड़े से चुरा रहे हैं, माखन घड़े से अलग हुआ है ना। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, लेकिन वो अपादान का नियम आने पे अपन उसको पढ़ेंगे। जी भैया जी, है ना। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, अभी गृह कार्य में कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिनमें आपको ढूंढना है कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है, और कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों में आपको ये देखना है कि इनमें ना आएगा कि ना। तो जो शब्द मैं दूंगा उन शब्दों की आपको प्रथमा द्वितीया उन शब्दों की